मतलब आप कह रहे हैं और कि आपने एक ऐसी बीमारी का ट्रीटमेंट किया जिस बीमारी के पेशेंट को डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बीमारी का पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। जी, और भगवान के आशीर्वाद से आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। अलग अलग जॉइंट्स के पेन है, क्या वो भी पेट के कारण बढ़ रहे हैं? जब हमारे पेट के अंदर मल सड़ने लगता है, कब्ज़ हो जाए तो मल सड़ने लगता है, पेट साफ नहीं हो पाता, डाइजेस्टिव ट्यूब जो है हमारी प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाती, तो जो मल पड़ा हुआ सड़ने लगता है उसका पाचक रस दूषित हो जाता है। वह पाचक रस हमारे ब्लड के साथ मिलकर जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है। प्रकृति की चिकित्सा नब्ज के द्वारा, आँखों के द्वारा, जीभ के द्वारा, मूत्र के द्वारा, स्पर्श के द्वारा और नाखून के द्वारा करनी पड़ती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उसकी आंखें देखकर या उसकी जीभ देखकर, नाखून देखकर या उसके मूत्र या उसके पैरों को देखकर बीमारी बता देंगे कि इस इंसान को ये बीमारी है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। हम शरीर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य को, और इसी शरीर को हम मंदिर भी मानते हैं। लेकिन हम पूजा करने तो बाहरी मंदिरों में जाते हैं, जबकि हमारे इसी शरीर के अंदर परमात्मा के अंश के रूप में आत्मा है। लेकिन फिर भी हम इस शरीर को अशुद्ध करते हैं और अस्वस्थ करते हैं अपनी डेली रूटीन्स और अपने खान पान से, जिस वजह से हमें इतनी बीमारियां हो चुकी हैं या हम इतने अनहेल्दी हो चुके हैं कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद घर की जगह अस्पताल दूसरा घर बन चुका है। और ज़्यादातर समय अपने घर में अपने परिजनों के बीच में नहीं, बल्कि अस्पतालों में मरीजों के बीच में बीतता है। इसलिए आज मैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वैद्य दीपक कुमार जी के पास आया हूँ। हरिद्वार में इनकी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी है, और ये एक ऐसी आयुर्वेदिक फार्मेसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी, जब भारत आज़ाद हुआ था। तो आज इनसे हम अपने इस शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध और स्वस्थ रखने की टिप्स जानेंगे। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। आपकी फार्मेसी के बारे में जानने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार के पेशेंट आपके पास डेली सबसे ज़्यादा आते हैं? हिमांशु जी, इस समय सबसे ज़्यादा समस्या है खान पान का दूषित होना, जी। जिसके कारण पेट की समस्या और अर्थराइटिस, दर्दों की समस्या, ये सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। और कोरोना काल के बाद जब दवाइयों का कुछ मालूम ही नहीं था, लोगों ने अनाप शनाप दवाइयाँ सेवन करी, हार्ट की, अस्थमे की और शुगर की, ये बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो सबसे ज़्यादा आज के समय में यही बीमारियां देखी जा रही हैं। हमारा जो पेट है, हमें बीमार करने में इस पेट का कितना बड़ा योगदान है? हिमांशु जी, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है, और दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ा घर भी पेट ही है। हमारी खाना पीना रहना इतना अव्यवस्थित हो गया, अटरम सटरम खाने के कारण पेट हमारा सब अधिकतर लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। और मार्केट में कुछ खान पान ऐसा आ गया जो हमारे पेट को सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है। पहले एमीबिक इन्फेक्शन बहुत कम होता था, आज एमीबिक इन्फेक्शन और साथ में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा दिनचर्या का अव्यवस्थित होना और दूषित खान पान है। अगर मैं आपसे ऐसी टॉप 10 बीमारियां पूछूं जो हम सबसे ज़्यादा आज के समाज में देख रहे हैं और उनका कारण पेट है, तो ऐसी कौन सी टॉप 10 बीमारियां हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सिर्फ और सिर्फ पेट की वजह से होती हैं? कब्ज़, लूज मोशन, डिसेंट्री, और 40 दिन बाद जब हमारी डिसेंट्री पुरानी पड़ने लगे उसको कहते हैं संग्रहणी। और हरिद्वार एक विशेष स्थान था संग्रहणी नामक बीमारी को दूर करने का। हरिद्वार में लोग इसीलिए बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हैं। पहले लोग बंगाल से और बिहार से बहुत दूर दूर से आकर के यहाँ एक एक दो दो महीने अपना इलाज संग्रहणी का कराते थे। उसका एक कारण दूषित पानी भी था। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा देखी जा रही है अर्थराइटिस। जी। अर्थराइटिस में चाहे वो गठिया हो, चाहे वो सियाटिका हो, चाहे वो सर्वाइकल हो, और चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। उसके बाद शुगर, हार्ट की समस्या पहले बहुत कम थी। जी। ब्लड प्रेशर क्या होता था ये गांव के लोग और छोटे शहर के लोग जानते ही नहीं थे। अब बीपी ने और शुगर ने
गांव-गांव में अपना पैर पसार लिया है। उसके बाद आप देखेंगे पहले छोटे बच्चों को कहीं चश्मे नहीं चढ़ते थे, जी। और अब माँ बाप पैदा होने के बाद बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अपना शांतिपूर्वक रहें, बच्चा उनको डिस्टर्ब ना करे। उसके कारण बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हैं। हमारी क्लास में जब हम बचपन में थे, किसी बच्चे की आंख में चश्मा नहीं था, और अब आप किसी क्लास में जाकर देखें तो आपको अक्सर काफ़ी बच्चे चश्मा लगा हुआ देख लेंगे। एक बीमारी थी साइनस, जो कि पहले बहुत कम थी। एसी और कूलर के टच में आने के बाद साइनस की समस्या, जुखाम की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। और एक समस्या आप देखेंगे मूड स्विंग की। हाँ जी। पहले लोग आपस में मिल करके मजाक करके बातचीत करके अपना मूड फ्रेश कर लेते थे। जी। कंबाइंड फैमिली होती थी, लेडीज़ भी आपस में बैठती थी। लेकिन अब मूड स्विंग होने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। आपस के संवाद तो ख़त्म हो ही गए, और जो भी खबर है सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही हम डिपेंड रहते हैं। और इससे भी अलग यदि हम देखें तो एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा कॉमन आ रही है, वो दिनचर्या व्यवस्थित ना होने के कारण नींद, अनिद्रा। नींद लोगों की साउंड स्लीप कम होती जा रही है, चाहे वो बीपी के कारण हो, बीमारी के कारण हो, या तनाव के कारण हो। और एक फोबिया मोबाइल ने ऐसा पाल लिया, लोग बाग रात को कहीं कहीं देर तक जागते रहते हैं सोच कर कि 5 मिनट बाद मोबाइल बंद करूंगा, लेकिन वो 5 मिनट करते 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 रात के 2-3 बज जाते हैं और वो अपनी नींद को ख़त्म करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में उभर रही है। बहुत ज़्यादा दूषित खान पान के कारण, तला हुआ खट्टा खाने के कारण लेडीज़ में एक समस्या उभर रही है, पीसीओडी की, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। पहले ये बहुत कम होती थी, अब लड़कियों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पीरियड संबंधी समस्या हो, ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं 1991 से रेगुलर इस क्लिनिक पे बैठ रहा हूँ। मेरे पास पहले साल में यदा कदा थायराइड के पेशेंट आते थे, और अब दिन में कई पेशेंट हमारे अक्सर थायराइड के आ जाते हैं। ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सर, इसमें एक बीमारी और ऐड करना चाहूँगा, जो पेन्स हैं, अलग अलग जॉइंट्स के पेन हैं, क्या वो भी पेट के कारण बढ़ रहे हैं? जब हमारे पेट के अंदर मल सड़ने लगता है, कब्ज़ हो जाए तो मल सड़ने लगता है, पेट साफ़ नहीं हो पाता, डाइजेस्टिव ट्यूब जो है हमारी प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाती, तो जो मल पड़ा हुआ सड़ने लगता है, उसका पाचक रस दूषित हो जाता है। वह पाचक रस हमारे ब्लड के साथ मिलकर जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, खट्टा तला हुआ या प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसके कारण उनको यूरिक एसिड की समस्या बहुत देखने को मिलती है। तब भी इस प्रकार के दर्द तेज़ी से उभरते हैं। तो कैसे हम अपने पेट को ठीक रखें? क्योंकि लोगों को तो आजकल ये लगता है कि हमारा पेट ठीक है, वो कहते हैं हम तो प्रॉपर तरीके से फ्रेश हो जाते हैं, पानी पिया फ्रेश हो गए, ठीक है, 1 बार 2 बार। तो क्या वास्तव में उनका भी पेट खराब है? अगर वास्तव में उनका भी पेट खराब है, जो प्रॉपरली दिन में 2 या 3 बार फ्रेश हो रहे हैं, तो फिर पेट को ठीक करने का सबसे सही इलाज कौन सा है? पहले लोग प्रातःकाल जंगल जाते थे, तो 2-3 किलोमीटर उनका वैसे ही घूमना हो जाता था, और एक बार सायंकाल निवृत्त होने के लिए जाते थे। आयुर्वेद के हिसाब से हमको कम से कम 2 बार प्रातःकाल और सायंकाल जरूर जाना चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का एक बार जाने के बाद पेट प्रॉपर रूप से साफ है, उसकी स्वस्थ पुरुष की पहचान क्या है? स्वस्थ पुरुष बहुत से लोग मानते हैं जिन्होंने जिम जा कर के अपने शरीर को बनाया, ये स्वस्थ पुरुष नहीं है। सम दोष है समाग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न मातेंद्रिय स्वस्थ मन इत्तिविषयते, यानी कि सम दोष है, जिसके दोष वात पित्त कफ सम हो, समाग्निश्चय, उसकी अग्नि सम हो, ना बहुत भूख लगती हो ना भूख उसकी कम हो। सम दोष है समाग्निश्चय, सम धातु, उसकी धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र प्रॉपर काम करती हो, बिल्कुल सम हो। सम दोष है समाग्निश्चय, सम धातु मल क्रिया, उसको पसीना ठीक आता हो, उसको पेशाब ठीक आता हो, उसका पेट बिल्कुल साफ रहता हो, उसका मन चित्त स्वस्थ हो और इंद्रियां प्रसन्न हो, ऐसे पुरुष को हम स्वस्थ कहते हैं। और पेट साफ होना, पेशाब साफ होना,
ये नितांत मनुष्य के लिए आवश्यक है। यदि 2 बार जाने के बाद या 1 बार जाने के बाद हम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, हमारे शरीर में उमंग उभर रही है, काम करने की ऊर्जा का भंडार हो रहा है, तो ये मान के चलते हैं कि उसका पेट निश्चित रूप से साफ है। यदि उसका पेट साफ नहीं होगा तो उसको उदासी सी, उबासी, काम करने की इच्छा ना होना, इरिटेशंस होना इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। कैसे ठीक करे वो अपना पेट, किस डाइट को अपनाए और किस रूटीन को अपनाए? 4 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जी। जब से हमने मोटे को छोड़ के पतले पे आए, हमारा शरीर का नाश होने लगा। 4 मोटी चीज़। पहले लोग मोटा अनाज खाते थे, स्वस्थ रहते थे। मोटा अनाज खाने से हमारे पेट में फाइबर प्रचुर मात्रा में जाता है, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहता है। और पतला जब से आया, यानी कि रिफाइंड आटा, जब से हम पतला खाने लगे, पेट की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। रिफाइंड तेल, जब से हमने रिफाइंड तेल इस्तेमाल करने लगे, तो आप देख रहे होंगे कि जॉइंट्स पेन की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। आप रिफाइंड तेल 1 लीटर लें, 1 लीटर देसी तेल ले लें, दोनों को मिलाएं तो आप देखेंगे कि वह भी पतला हो जाता है, उसमें फैट नहीं रहता। हमारे शरीर के लिए रस, रक्त, मांस, मेद यानी कि चर्बी, ये नितांत आवश्यकता है। हमको चर्बी भी चाहिए, और यदि हम बिल्कुल पतला खाएंगे तो हमारे जॉइंट से वो चर्बी कम होगी तो अर्थराइटिस क्लिक होने लगती है। रिफाइंड नमक, जब से हमने मोटा नमक छोड़ा, सेंधा नमक छोड़ा, तो आप देखेंगे कि हमारे को बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है। पहले ब्लड प्रेशर सिर्फ बहुत हाई क्लास के जो बिजनेस क्लास लोग हों या जो सर्विस क्लास में जिनको बहुत टेंशन रहती हो, उनको ही बीपी और शुगर होते थे। लेकिन आज के समय में बीपी और शुगर घर घर में, गांव में, शहर में, कस्बों में हर जगह विद्यमान हो गए। हर एक घर में इनका प्रवेश हो गया। आपको यदि बीपी हाई हुआ, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लिखता है लो साल्ट डाइट, और आप बाज़ार से खरीद के लाएंगे तो उसमें लिखा होता है बहुत छोटे अक्षरों में सेंधा नमक। सेंधा नमक बहुत पवित्र माना जाता है। हम व्रत में भी सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक ही इस्तेमाल करते हैं। जब हम व्रत में उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि जो नमक इतना पवित्र और अच्छा है, जिसको लेने से हमको कोई नुकसान नहीं, तो हमको उस नमक का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, रिफाइंड चीनी, जब से हम गुड़ छोड़ करके चीनी पे आए, डायबिटीज़ की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। कोरोना काल के बाद ये माना जा रहा है कि 2025 तक लगभग 20 से 25% आबादी हमारी डायबिटिक हो जाएगी। हमको ऐसी चीज़ों से बचने के लिए अपना मैनेजमेंट खाने का ठीक करना चाहिए। तो हमको पतला अवॉइड करके मोटे पे दोबारा आना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनि बुजुर्गों ने जो चीज़ बनाई है बिल्कुल अक्षरतः सही बनाई है। पहले लोग उपवास रखते थे, और उपवास रखने से क्या है, आहार पचती सिखा भोजनायार वर्तयान, जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उसको अग्नि हमारी पचाती है। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर दोष बढ़ जाए और हम लंघन यानी कि उपवास करें, तो वही अग्नि हमारे दोषों को पचाने लगती है। वात रोग को 7 दिन में, पित्त रोग को 10 दिन में, और कफ रोग को 12 दिन में समूल नष्ट करने लगती है। यदि हम प्रॉपर तरीके से उपवास करें तो हमको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, लोग उपवास का मतलब भूल गए। उपवास में मेवा और मावे का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए फ़ायदा ना मिल करके उनको नुकसान मिलने लगता है। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो अधिकांश बीमारियों की जड़ पेट है। पेट है। सर, आपने डायबिटीज़ की बात की थी, और आज के टाइम में बहुत कॉमन बीमारी ये लोगों में देखी जा रही है। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए लोग शुगर फ्री टैबलेट्स लेने लगे हैं, और कुछ टैबलेट्स मार्केट में अलग अलग कंपनीज़ की अवेलेबल हैं। लेकिन कई रिसर्चेज ये भी कहती है कि यही शुगर को कंट्रोल करने वाली टैबलेट शुगर की बीमारी को बिगाड़ भी देती है। तो आयुर्वेद से या अपने डेली रूटीन से हम शुगर को उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आयुर्वेद के हिसाब से मीठे को मारता है कड़वा। जी। हमको ऐसी चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए कड़वे में, जैसे कुटकी हो गई, चिरायता हो गया, नीम हो गया, गिलोय हो गया, करेला हो गया, शिलाजीत हो गया, सदाबहार हो गया। इन चीज़ों का प्रयोग हमको बढ़ाना चाहिए। मीठा हमको कम से कम सेवन करना चाहिए। डायबिटीज़ में हमारा जो पैनक्रियाज है उसके बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाते, या इंसुलिन बननी कम हो जाती है।
हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, गेहूँ हो, चावल हो, फल हो, सब में मीठा है। वह इंसुलिन उस मीठे को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बननी कम हो जाती है तो वह मीठा हमारे शरीर में वापस ब्लड में चला जाता है, जिसको कहते हैं ब्लड शुगर। जी। और बहुत छोटे से आपको मैं 2 प्रयोग शुगर के लिए बता रहा हूँ। लाल टमाटर लीजिए, खीरा सहित सने, जूस करेला संग हो, दूर हो मधुमेह। हमारी रसोई के अंदर ये चीज़ें विद्यमान हैं। यदि हम करेले के जूस के साथ टमाटर और खीरा सेवन करते रहें, हमको शुगर में बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ हम फाइबर युक्त सामान ज़्यादा खाएं, दलिया लें और मोटा अनाज हम ज़्यादा सेवन करें, मक्के की रोटी लें, तो हमको बहुत लाभ मिलता है। तो इंसुलिन हमारी तो बन तो कम रही है, लेकिन हमारा पाचन देर से होने के कारण हमारी वो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है मेंटेन रहता है। तो हमको इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ में एक फूल आप देखेंगे सदाबहार, जो 12 महीने उसके फूल आते हैं। 7 फूल लीजिए सुंदर सदाबहार, मधुमेह का भी नाश हो, जीवन से हो प्यार। तो यदि हम 7 फूल प्रातःकाल सदाबहार के वैसे ही निगल लें तो हमको शुगर में भी बहुत लाभ मिलता है। लेकिन ये लाभ हमारे 170, 180 या 190 तक जब हमारी ब्लड शुगर होती है तब तक तो ये दिखाते हैं। लेकिन यदि शुगर हमारी बढ़ रही हो तो हमको चिकित्सा करनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन है, ये आज के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ में बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो आजकल तो 10th क्लास का बच्चा भी जिम जाने लगता है, लेकिन जहाँ ये जिम का क्रेज़ बढ़ा है वहीं सप्लीमेंट्स का क्रेज़ भी बढ़ा है। हर किसी को 4 दिन में बॉडी बना के अपने 6 एब्स चाहिए। लेकिन हम दूसरी तरफ केसेस देख रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में कि एक्सरसाइज करते हुए ही हार्ट अटैक आया है और वहाँ मर गए हैं। मतलब जिस स्थान पर, जिस जगह पर आप अपना शरीर बनाने जा रहे हो, वहीं पर आपका शरीर भी ख़त्म हो रहा है। तो क्यों जिम के दौरान, एक्सरसाइजेस करने के दौरान ये हार्ट अटैक के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं? उसके 2 कारण मुख्य हैं। एक, अति का भला ना बोली, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप, अति हर चीज़ की बुरी। कभी कभी जब हम अपने शरीर से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले तब इस प्रकार की दिक्कत आती है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जिम प्रोडक्ट हम सप्लीमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों के अभाव होने लगता है। हम पोषक तत्वों का सेवन नहीं करते। और आयुर्वेद में कहा है, एक चना बाकी सब मना। यदि हम चने को अपनी डाइट में नियमित रूप से वैसे ही रखें तो हमारा पेट तो साफ रहेगा ही, साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन्स है उसकी कमी भी दूर होती है। चना अपने आप में बहुत अच्छा आहार है। दूसरा, दूध। अब लोगों ने दूध बहुत तेज़ी से छोड़ दिया। दूध के अंदर का कैल्शियम हमारे शरीर को लगता था और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर दूध भी पूर्ति करता था। हम इन चीज़ों को छोड़ करके जब से हम सप्लीमेंट्स पे आए तब से इस प्रकार की दिक्कतें बहुत देखी गई। आप देखेंगे पहले पहलवान होते थे, उनके अखाड़े होते थे, पहलवानी करते थे, वो लोग बादाम, पिस्ता इत्यादि सेवन के साथ साथ दूध का सेवन बहुत करते थे। 1-1, 2-2 किलो खाली दूध ही पी लेते थे और कहीं मांसाहार का सेवन नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा शरीर से बलिष्ठ होते थे। तो खाने पीने में यदि हम सावधानी बरतें तो हम इस प्रकार की एक्सीडेंट से बच सकते हैं। लेकिन सर ऐसे ही मैंने सुना है और कई जगह पढ़ा भी, और कई डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसकी ग्रोथ के लिए उसे दूध की ज़रूरत पड़ती है। और कह रहे जीव जंतु है, ऐसा कोई जानवर नहीं है जो बड़े होने के बाद अपनी माँ का दूध पीता है, लेकिन एक इंसान ही है जो बुढ़ापे तक दूध पीता है, भले किसी का भी पिए। और कई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इंसान की जब वो एडल्ट हो जाता है, यंग हो जाता है, तो उसकी बॉडी लैक्टोज को पचा नहीं पाती। तो लैक्टोज को ना पचाने वाली ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है? हिमांशु जी, हम उस थ्योरी पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं जो यूरोप में या अमेरिका में हुई हो जी। हम अपनी पुरातन पद्धति को बिल्कुल भूल जाते हैं। आपने देखा होगा पहले एक रिसर्च आई थी कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसकी माँ के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यूरोप में डिब्बाबंद दूध शुरू हो गया जी। फिर उसके बाद ये रिसर्च आई कि जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है उसका माइंड बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो वहाँ पर लोगों ने फिर शुरुआत करी दूध पिलाने की। रही बात लैक्टोज की एलर्जी होने की, ये किसी किसी में हो सकती है। हमारे यहाँ दूध अपने आप में पूर्ण आहार माना गया
और दूध की संपन्नता हम पहले देखते थे गाय के ऊपर, दुधारू पशु के ऊपर। जिसके पास जितने ज़्यादा दुधारू पशु होते थे वो उतना ही संपन्न माना जाता था अपने आप। हम यदि पुराने वेद पुराण या शास्त्र पढ़ें तो हमारे यहाँ दूध में गाय का वर्णन तो है, भैंस का वर्णन नहीं है। और दूध कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय थी। कृष्ण जी माखन मिश्री भी बहुत खाते थे और माखन दूध से ही निकलता है। और दूध ऋषि मनु जितने भी जंगल में तपस्या करते थे, वहाँ खेती तो होती नहीं थी, ना सब्जियाँ होती थी, वो दूध के ऊपर ही डिपेंड रहते थे और उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी। मैं एक उदाहरण दूंगा अपने दादाजी का। मेरे बाबा जी 83-84 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई और वो दिन में 3 बार दूध पीते थे। उन्होंने कभी चाय का सेवन नहीं किया। और उनके फादर 116 साल की उम्र में एक्सपायर हुए थे, वो भी सिर्फ दूध के ऊपर ही डिपेंड ज़्यादा रहते थे। तो हम यदि पुरातन पद्धति को मान के चलें तो दूध का कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो साइड इफ़ेक्ट इसलिए क्योंकि दूध आज के समय में असली कम है और नकली बहुत ज़्यादा है। सर आजकल तो गाय बहुत कम है, चाहे वो भारत हो चाहे कोई सा भी देश हो, देसी गाय तो और भी कम है। किसका दूध पीना ज़्यादा फायदेमंद है, गाय, भैंस या पैकेट वाला? क्योंकि पैकेट वाले में हमें नहीं पता है किसका है, केमिकल वाला है कौन सा हम नहीं जानते। वो कहा तो गाय का जाता है लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में तो गाय है ही नहीं, तो दूध कहाँ से आ रहा है? तो किसका पिया जाए, गाय, भैंस या पैकेट? हिमांशु जी, हम लोग शराब की दुकान पे लाइन लगा के लगने के लिए तो तैयार रहते हैं जी। लेकिन किसी डेयरी वाले के जा कर के ये उम्मीद करें कि हमको दूध तैयार मिले, हम डेयरी में जाना भी पसंद नहीं करते। ये उम्मीद करते हैं कि कोई दूध ही आएगा, हमको दूध देगा, हमारा टाइम बचेगा। हम शरीर से कष्ट नहीं देना चाहते। दूसरा, जितने भी हमारे वेद पुराण हैं उसमें सब में गाय का वर्णन है, भैंस का कहीं वर्णन नहीं है। भैंसे का वर्णन है, वो भी यमराज के साथ। हाँ जी। और गाय का दूध अपने आप में उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। हमको देसी गाय ना हो तो साहिवाल हो, गिर हो, इंडिया मूल की जितनी भी गाय हैं उनका दूध पौष्टिकता से भरपूर है। जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उनमें ना तो दूध में कुछ जान है, ना उनमें मक्खन होता, ना घी होता। जो फ्रीजन है, ऑस्ट्रो फ्रीजन और ये जर्सी दोगली जितनी भी आ रही है, नाम के लिए तो दूध है लेकिन उनके दूध में कहीं कोई जान नहीं होती। आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, यदि कोई देसी गाय है और वो ब्याई, उसके बच्चा हुआ, बछड़ा या बछड़ी, आप यदि उसके पास जाओगे तो लड़ने मरने को तैयार हो जाएगी, उसमें इतनी ममता होती है। और फ्रीजन या जर्सी दोगली, उसका बच्चा यदि हो गया और उसके बाद वो मर भी गया, उसने चूमा नहीं, तो उनको विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो जिसमें ममता पहले ही विद्यमान हो तो उसके दूध में कितनी जान होगी आप सोच सकते हैं। और बचपन में जब लड़ाइयाँ होती थी बच्चों में तो यही कहा जाता था, आप बाहर निकल, देखते हैं तूने अपनी माँ का कितना दूध पिया। ये बात, क्योंकि दूध पीने से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की पूर्ति होती है और जो नेचुरल कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जी। हम यदि आर्टिफिशियल कैल्शियम, या कोई मरीज गया किसी डॉक्टर के पास, उसको अर्थराइटिस है, सबसे पहले वो कैल्शियम की टैबलेट उनको देगा। और यदि हम उस कैल्शियम को नेचुरल तरीके से प्राप्त करें तो हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। सर ये तो बीमारियाँ, खान पान हमारा डेली रूटीन हो गया। आपकी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी है हरिद्वार के कनखल में और ऋषिकेश में भी आपका सेंटर है। 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सी टेंशन्स थी, क्या होगा, कैसे होगा, कौन किस पद पे जाएगा, नेताओं में टेंशन थी। भारत के 2 टुकड़े भी हुए थे, पाकिस्तान बना था, उधर मुसलमान गए थे, कुछ हिंदू इधर आए थे। उस टेंशन के बीच में जहाँ भारत की लगभग 33 करोड़ आबादी थी और भूखमरी बहुत बड़े स्तर पर थी, तो कैसे इस आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना हुई 15 अगस्त 1947 को? हिमांशु जी, आयुर्वेद के 3 गढ़ थे जी। एक बनारस, दूसरा पाकिस्तान का लाहौर और तीसरा हरिद्वार। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं जो लाहौर पब्लिकेशंस की हैं या बनारस की पब्लिश्ड है, और तीसरा हरिद्वार मुख्य गढ़ था। और मैंने ये सुना ही था कि हमारी फार्मेसी की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था। एक रजिस्टर्ड, हमने जब रजिस्ट्रेशन कराया था सन 52 का था, वो आज भी मेरे पास कागज़ है। तो एक भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, सांख्यिकी डिपार्टमेंट, तो वो लोग सत्यापन के लिए एक बार आए कि कौन सी फर्म उस समय जो रजिस्टर्ड थी वो आज भी चल रही है या नहीं। तब उन्होंने मेरे से बात करी, मैंने देखा, उनके कागज़ की मैंने कॉपी भी ली।
तो उसमें लिखा हुआ था कि ये 15 अगस्त 1947 को रजिस्टर्ड थी। तब से लेकर आज तक, उस समय हमारी फार्मेसी की स्थापना हमारे स्वर्गीय दादाजी वैद्य लल्लू जी ने की थी। उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय विजय कुमार जी ने, और उसके पश्चात मैं इस काम को संभाल रहा हूँ। सर बहुत से वैद्य हैं, बहुत डॉक्टर्स हैं, अलग अलग पद्धतियों के हैं, और सबके अपने अपने हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं। आपकी वैद्यशाला में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो पेशेंट आपके पास आए? वो और जगह भी तो जा सकता है, यहाँ पे क्या खासियत है आपके पास कि पेशेंट अपनी बीमारी का इलाज कराने केवल आपके पास आए? मैं 100% दवाइयाँ स्वयं निर्माण करता हूँ। जो खुद से बनाते हैं? जी, सारी दवाई हम खुद ही बनाते हैं, और उनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट, केमिकल या एलोपैथिक मिक्स नहीं है। मैं सबको ओपनली कहता हूँ कि जिसको भी दवाई पे थोड़ा वो हो तो कहीं भी पूरे वर्ल्ड की किसी लैब में आप चेक करा सकते हैं। 100% प्योर। 100% प्योर। और साथ में हरिद्वार के आसपास जितने भी जड़ी बूटी होती हैं उसमें माँ गंगा का विशेष तौर पर आशीर्वाद होता है। यदि हम दवाई को सही तरीके से बनाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो रिजल्ट ना दे। अब जैसे एक दवाई है बसंत कुसुमाकर रस, यदि हम उसको तैयार करें तो कम से कम 2 महीने उसको बनाने में लगते हैं। जी। उसमें 7-7 दिन भावना देते हैं, रस डालते हैं। सबसे पहले गाय का दूध, फिर गन्ने का रस, लाख पीपल का रस, केले के फूल, केले के जड़, मालती पुष्प। 7-7 दिन इनकी गुटाई होती है। और बासा, एक रह गया बासा, अड़ूसा जिसको बोलते हैं। इनकी गुटाई 7-7 दिन हमको करनी चाहिए, तब जाके 7 अटे 56 ये चीज़ें हमारी बनी। 56 दिन तो लगभग 2 महीने उसको तैयार होने में लगते हैं। और इसको बहुत से फार्मेसी सब दवाइयों को इकट्ठी करी, काढ़ा बनाया, डाल दिया, बसंत कुसुमाकर बन गई। लेकिन वह गुण नहीं आएगा। गुण कब आएगा? जब हम प्रॉपर तरीके से उसको बनाएंगे। जैसे आप हल्की आंच पे उड़द को पकाओ तो उसका टेस्ट कुछ और आएगा। कुकर में यदि हम पका के एकदम तैयार करके खाएं तो उसका टेस्ट कुछ और आएगा। तो हम यदि प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे तो दवाई रिजल्ट नहीं देगी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जड़ी बूटी जितनी भी हों, एक तो फ्रेश हो, दूसरा उनमें किसी प्रकार की सीलन या दीमक या कोई कीड़ा ना हो। और यदि ऐसी कोई जड़ी बूटी आती है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ताज़ी जड़ी बूटी ही अपना रिजल्ट असर दिखाती हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ताज़ी से ताज़ी फ्रेश बैच की दवाई लें और उसको हम यूज़ में लें। सर ये तो और लोग भी करते होंगे, वो भी कहते हैं हम 100% प्योर देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास 100 पेशेंट आए हैं और 100 को सेम बीमारी है, तो क्या आप उन 100 के 100 को सेम दवाई देंगे? दवाइयाँ बीमारी के हिसाब से नहीं चलती। बीमारी के साथ साथ हमें पेशेंट की प्रकृति देखनी चाहिए कि उसकी किस प्रकृति है। यदि पित्त प्रकृति है तो पित्त प्रकृति के हिसाब से हम दवाई चलाएंगे। सबको दवाई कॉमन नहीं चलती। यदि हम कॉमन दवाई देंगे तो हमको रिजल्ट सारे अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मतलब अगर आपके पास 100 पेशेंट सेम बीमारी वाले हैं तो उन 100 के 100 पेशेंटों की दवाइयाँ अलग अलग होंगी। जी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर 100 पेशेंट है, सेम बीमारी वाले हैं, तो अलग अलग दवाई किस बेस पर देंगे? उनकी अगर प्रकृति अगर आपको पता चल गई, कैसे डायग्नोज होगा? प्रकृति की चिकित्सा नब्ज के द्वारा, आँखों के द्वारा, जीभ के द्वारा, मूत्र के द्वारा, स्पर्श के द्वारा और नाखून के द्वारा करनी पड़ती है। और यदि हम उसकी प्रकृति के हिसाब से नहीं ट्रीटमेंट करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उसकी आंखें देखकर या उसकी जीभ देखकर, नाखून देखकर या उसके मूत्र या उसके पैरों को देखकर बीमारी बता देंगे कि इस इंसान को ये बीमारी है? जी। तो हर वैद्य की, हर डॉक्टर की या हर किसी सेंटर की, हर आयुर्वेदिक उसकी या हर व्यक्ति की अपने जीवन की एक अचीवमेंट होती है जिसे वो कहता है कि हाँ मैंने किया और ये पॉसिबल नहीं था। क्या आपके पास भी कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं ऐसी बीमारियों को लेकर जिन्हें देखकर, जिनके बारे में बताकर आप प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ इनका ट्रीटमेंट कहीं नहीं हुआ था, इनको मैंने ठीक किया और इस बात पर मुझे गर्व है? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? एक सज्जन है पोषदिन जी। जिला चंबा हिमाचल के। उनके पूरे परिवार में एक ही बच्चा है, उनका पुत्र पोषदिन, उसका विहान। उसको बीमारी हुई थी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और ये कौन सी बीमारी होती है, क्या होता है इसमें?
मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, हमारी मसल सबकी बनती हैं मरती हैं, बनती हैं मरती हैं, सबके साथ है। कई बार अननोन कारण से मसल्स बननी कम हो जाए, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, उसकी कमी से ये दिक्कत आती है। जिन माँ बाप के गोत्र एक हों उनके बच्चों में ये बीमारी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से 80 प्रकार के वात रोग माने गए। जब 80 के 80 प्रकार के वात रोग बिगड़ते हैं तब ये बीमारी बनती है मांसशोष। इस बीमारी में सबसे पहले दौड़ने में दिक्कत आती है जी। फिर चलने में दिक्कत आती है, फिर उठने बैठने में दिक्कत आती है, फिर लेटने में दिक्कत आती है, उसके बाद करवट बदलने में दिक्कत आती है। और जिस करवट पेशेंट पड़ा हो फिर धीरे धीरे उसी में मर जाता है। और भगवान के आशीर्वाद से ऐसे कई पेशेंट हैं जो ठीक हैं। उनमें से जिसका मैं बता रहा हूँ विहान का, उस बच्चे को जब ये बीमारी हुई उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ इसका ट्रीटमेंट कराया। वहाँ गए तो टोटली डायग्नोस करने के बाद उन्होंने इसको ये कहा कि इस बीमारी का पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई इलाज नहीं है, ये बच्चा नहीं चल पाएगा। बहुत ज़्यादा निराश हुए। किसी ने उनको बताया टीवी के माध्यम से या किसी ने बताया, वो मेरे से संपर्क किया। 4-5 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद उनका बच्चा दौड़ने लगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने एक ऐसी बीमारी का ट्रीटमेंट किया जिस बीमारी के पेशेंट को डॉक्टर ने कह दिया था कि इस बीमारी का पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। जी। और भगवान के आशीर्वाद से आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। हमने पीछे एक प्रोग्राम भी किया था, हमारी फार्मेसी को 75 वर्ष हो गए, तो उस प्रोग्राम में दिसंबर में वो आए थे और उन्होंने इस मन से बताई थी ये बात कि आज मेरा बच्चा, उस दिन उनका बर्थडे भी था बच्चे का, बिल्कुल भगवान के आशीर्वाद से ठीक है और वो दौड़ भी रहा था। तो मैं कह सकता हूँ कि भगवान ने कहीं ना कहीं हमारा जीवन सार्थक किया। क्या इस बीमारी के अलावा और भी एग्जाम्पल है आपके पास? क्योंकि क्या पता लक से या एक मिल गया हो, क्या और भी एग्जाम्पल्स और बीमारियों के किसी, जैसे और कैंसर बीमारियों होता में है? कैंसर के भी मैं आपको बताता हूँ। कैंसर में एक सज्जन है विजय सिंह त्यागी, वो राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के हैं। उनके फादर इन लॉ को कैंसर हुआ तो वहाँ वो हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल दिखाने के बाद टेस्टिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ये 5-7-10 दिन के मेहमान हैं, इससे ज़्यादा के मेहमान नहीं हैं, आप इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। लेकिन जब तक सांस तब तक आस। उसके बाद वो गए एम्स में दिल्ली। वहाँ भी रिपोर्ट देखने के बाद उनको यही कहा कि इनकी लाइफ नहीं है। फिर किसी ने उनको मेरे बारे में बताया, वो मेरे टच में आए और वो आए 21 दिसंबर को। उनके प्रोस्टेट के साथ साथ पूरे पेट में कैंसर था, उनके पेशाब में काफ़ी ब्लड जाता था, उनका बुखार नहीं टूट रहा था, भूख बिल्कुल बंद थी और लगभग 30 किलो उनका वजन रह गया था। मुझे भी लगा कि शायद उनको दिक्कत ज़्यादा है। 1 महीने की दवाई ले गए। भगवान के आशीर्वाद से पहले महीने में उनके पेशाब में जो ब्लड जाता था वो रुका, भूख खुलनी शुरू हुई और बुखार उनका ख़त्म हुआ। पेशाब में जो गट्टे जाते थे ब्लड के वो भी बंद हुए, पेशाब खुल के आने लगा। तब ले गए 2 महीने की दवाई। 2 महीने की दवाई ले जाने के बाद मेरे पास आए वो 21 मार्च को। उस दिन था पहला लॉकडाउन। लॉकडाउन के बारे में उस दिन तक लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी जी। जब वो यहाँ आए तो आने के बाद लॉकडाउन था, मार्केट बंद था। उन्होंने दवाई के लिए कहा, मैंने कहा लॉकडाउन है। तो ये हुआ कि मेडिकल पे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने क्लिनिक खोल कर उनको दवाई दी। इतने में पुलिस की जीप भी आ गई। वो कहने लगे हम इसको क्लिनिक सील करेंगे, लेकिन फिर जब बातचीत हुई तो चले गए। वह दिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि पहला लॉकडाउन था और वह सज्जन आज भी भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है। और इस तरह के और भी मेरे पास काफ़ी पेशेंट हैं। उनमें से एक भट्टो वाला है श्यामपुर ऋषिकेश की तरफ, वहाँ के मिस्टर पोखरियाल हैं। उनको छाती में था तो उनको रेडिएशन और कीमो के लिए डॉक्टर ने कहा था, बहुत परेशान थे। मेरे ट्रीटमेंट में आए, भगवान के आशीर्वाद से वो भी बिल्कुल चेस्ट में स्वस्थ हैं। कैंसर था। जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन पेशेंट को डॉक्टर ने ये कह दिया था, मेडिकल साइंस ने, कि उन कैंसर के पेशेंट्स को कि वो बच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे कुछ समय बाद, तो वो पेशेंट आपके पास आके ठीक हो गए। जी। तो सर ये मतलब बहुत बड़े अचीवमेंट्स भी हम कह सकते हैं। जहाँ मेडिकल साइंस ने मना कर दिया, वहाँ आयुर्वेद से उन्हें एक नया जीवन दान मिला है। मैं अंत में आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं ऐसे 5 डेली डाइट्स या डेली हैबिट्स जो उनके शरीर रूपी इस मंदिर को हेल्दी रखने में उनकी मदद कर सकते हैं।
सबसे पहला, हमको जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए। जी। उठने के बाद कम से कम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीकर, यदि हम 2-3 गिलास पानी पिएंगे तो उसके 2-3 फायदे होंगे। एक, प्रेशर बन के हमारा कोष्ठ शुद्धि दूर होगी, हमारा पेट साफ रहेगा और फिर पेशाब भी खुल के आएगा, जिसके कारण हमारे जो पेशाब संबंधित जितनी बीमारी है, चाहे वो पथरी बनती हो या किडनी फंक्शन डिसएक्टिवेट हो, उसमें भी जान आएगी और मूत्र तंत्र हमारा एक्टिवेट होगा। दूसरा, शौच इत्यादि निवृत्त होने के बाद हमको कम से कम आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो तेज, या हमको घर पे ही थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। तीसरा, खाना पीना हमको बहुत नियमित करना चाहिए। नाश्ता काफ़ी हैवी, और नाश्ता हैवी के साथ साथ लंच उसका आधा, और रात को हमको भोजन बहुत सिंपल और थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। बहुत तला हुआ भोजन हमको रात्रि में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चौथा, हमको बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहना चाहिए। जंक फूड, तले पदार्थ सिर्फ टेस्ट के लिए खा लें, उसको अपनी हैबिट में नहीं लाना चाहिए। चाय इत्यादि का सेवन हमको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि चाय के 2 रूप मैंने अक्सर कहता हूँ कि चाय नहीं, ये बहाना है, जितनी पियो उतनी चाहना है। अक्सर लोग चाय बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, जिसके कारण पेट निश्चित रूप से खराब होता है, एसिड फॉर्मेशन तेज़ी से बढ़ता है। और चाय के लिए एक चीज़ और भी है, चाय तंबाकू डालडा जो नर करे प्रयोग, उस नर को छूते हैं भांति भांति के रोग। और 5वां, नित हित मित भोजन करे, ऋतुचर्या अनुकूल, स्वस्थ रहे औषध बिना सर्वोन्नति का मूल। नित यानी कि हमको भोजन नित्य करना चाहिए। हित, जो हमारे लिए हितकारी हो। बहुत से लोग आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो बहुत ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं, या बहुत मोटे हैं तो मिठाइयाँ चॉकलेट बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, या लूज मोशन लग रहे हैं तो तला हुआ बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनके लिए नुकसानदायक है। नित हित मित, जो मन को भाने वाला हो। कभी कभी हम बहुत किलस के भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर को बिल्कुल नहीं लगता। हमको प्रसन्न होकर के भोजन करना चाहिए। नित हित मित भोजन करे, ऋतुचर्या अनुकूल, हमको ऋतु के हिसाब से ही भोजन करना चाहिए। बहुत से लोगों आपने देखा होगा कि तरबूज अक्सर दिल्ली के बाहर तो बहुत ज़्यादा बिकता है, यहाँ पे भी काफ़ी मिल जाता है। ये सर्दियों का फल नहीं है, ये लू का फल है, गर्मियों का फल है, शरीर में ठंडक देता है। तो हमको सर्दियों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको वात रोग काफ़ी हो तो ठंडे फल से बचना चाहिए। तरबूज दर्द में भी बढ़ाएगा। तो ऋतु के हिसाब से हमको भोजन करना चाहिए। स्वस्थ रहे औषध बिना, बिना औषध के हम स्वस्थ रह सकते हैं, सर्वोन्नति का मूल, ये हमारी उन्नति का मूल है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। आयुर्वेदिक फार्मेसी के बारे में और सर के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना, और हमारे कौन कौन सी बीमारियां किस कारण से होती है, उसका क्या इलाज है, कैसे हम घर पे उपचार कर सकते हैं, वो भी आपने जाना। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश में है, इसका लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और यहाँ स्क्रीन पर नीचे मैंने नंबर भी लिखा हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नंबर नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट डिटेल्स डाल दूंगा। इसी तरह से हम आप तक आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ विभिन्न इंटरव्यूज़ के माध्यम से लाते रहेंगे, ताकि आप भी अपने इस शरीर रूपी मंदिर को, जिसके अंदर आत्मा के रूप में जीवात्मा का या परमात्मा का अंश है, उसे शुद्ध और स्वस्थ रख सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर।